अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब लेक्चर साथ साथ ले रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं चीज़ों को। और लेकिन ये है कि अभी तक मुझे किसी बच्चे ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी, कुछ नहीं पूछा गया मुझसे। तो बेटा आप लोग मेरे से भी इन टच रहें, जिस चीज़ में आपको इशू आ रहा है, ताकि हम लोग उसको डिस्कस करते रहें ऑन टाइम, ठीक है। और अपने मतलब स्टडी को भी टाइम दें, अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को भी टाइम दें, सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। और कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया है कि हम लोग अपने घरों में हैं और देखें हर काम में बेहतरी होती है। तो मुझे तो लगता है कि बेसिकली कोरोना की बेहतरी ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने क्लोज करना था। अल्लाह ताला ने हमें सब कामों से दूर किया और अल्लाह ताला ने हमें एक मैसेज कन्वे किया है कि आखिरत में हम लोगों ने जो असली ज़िंदगी है वो आखिरत ही है और हमें उसकी तैयारी करनी है। तो अल्लाह ताला को हमें याद रखना है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके लिए समझेंगे ट्रेड को। ट्रेड क्या है आपके पास? ट्रेड है तजारत, ठीक है। तजारत बेसिकली कहते हैं कि हम एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री कोई चीज़ भेजें या उनसे हम कोई चीज़ मंगवाएं, तो ये हम कहते हैं कि तजारत हो गई है, ट्रेड हो गया, ठीक है। अब ट्रेड आपके पास या तो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना लाजमी है। हर काम है, कोई भी आपकी लाइफ है, आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ है, आप हर चीज़ एक बैलेंस पॉइंट पे ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेड का बैलेंस क्या है जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे, ट्रेड से रेलिवेंट है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से डील करती है, ठीक है, तो वो किस किस तरह से डील कर सकती है, बेसिकली उसके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, कैसे कैसे वो डील कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर आप देखोगे आपके पास तीन प्रोस्पेक्टिव्स आ रहे हैं। एक आ रहा है विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफ़र्स, ठीक है। अब विजिबल आइटम्स में क्या है? विजिबल आइटम्स में हमारे पास फिज़िकल गुड्स हैं, इनको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी चीज़ पहले बताती हूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट कहते हैं अपने मुल्क से बाहर चीज़ों को बेचना, ठीक है। और इंपोर्ट कहते हैं अपने मुल्क में कुछ मंगवाना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फिज़िकल का मतलब क्या है? आप इसको टच कर सकते हो। लेट्स सपोज उसको मेरे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, मेरे सामने जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो टचेबल है, मैं इनको टच कर सकती हूँ, ठीक है। तो इनका जो ट्रेड होगा, इनको मैं एक्सपोर्ट करूँ या मैं इनको इम्पोर्ट करूँ, तो इसको मैं कहूँगी कि जी विजिबल आइटम्स हैं। विजिबल जो दिखाई दे सकें। आगे आ जाता है जी इनविजिबल। इनविजिबल हमारे पास होता है जो दिखाई ना दे सके, जिसको हम देख ना सकें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब खुद में इसका माइंड में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारे माइंड में नहीं आती। जस्ट लाइक एक फ्रेंडशिप है, हम उसको नहीं देख सकते, या सिर्फ कुछ चीज़ें महसूस की जा सकती हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जांपल लेंगे वो होगी हमारे पास सर्विसेज की। सर्विसेज क्या है? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। हमने उसको बेचना तो नहीं है, हमने तो सिर्फ उसकी सर्विसेज लेनी है, वो सिर्फ हमें काम देगा। तो उसको हम कहेंगे कि जी ये हमारे पास जो है इनविजिबल आइटम्स हैं। उनको भी हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी। अक्सर आपने देखा होगा जो ऑरेंज ट्रेन हमारे पास बन रही थी, यहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हम लोगों ने बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट की हुई हैं, विजिबल आइटम्स जो हैं इंपोर्ट की हैं, हमने उनको अपनी कंट्री में बुलाया है। अब हमने अपने लोगों से काम क्यों नहीं लिया? यहाँ पे सवाल पहले ये पैदा होता है, हमारे लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बाहर से मतलब ज़हीन आर्ट जो है लेटेस्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट उनकी हेल्प से हो रहा था, तो उनके स्टाफ को बुलाया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। यहाँ से भी बहुत लोग जाके बाहर काम करते हैं। यहाँ के जो अच्छा स्किल्ड लेबर है या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका बाहर जाना या वहाँ का यहाँ आना, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांसफ़र्स। कैपिटल ट्रांसफ़र के नाम से पता लग रहा है कैपिटल, पैसों से लिंक। या तो हम बाहर पैसे रिसीव दे रहे होंगे या तो हम बाहर से पैसे, सॉरी ज़रा नॉइज़ का इशू है इसलिए मैं फिर चुप हो जाती हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा इशू है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो कैपिटल का क्या है कि आप या तो पैसा, कैपिटल क्या है आप लोगों ने अकाउंटिंग में इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। या तो आप पैसे को बाहर भेज रहे हो या तो आप पैसे को बाहर से मंगवा रहे हो, ये आपके पास क्या है?
सिंपल कैपिटल का कॉन्सेप्ट कि आप कैपिटल ट्रांसफर्स कैसे कर रहे हो। अब बात आ जाती है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? किंडर ब्रैगर के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारे पास, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है एक कंट्री का। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड का वर्ड आपने काउंटिंग डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जिसमें हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हम देखते हैं कि एक कंट्री का जो रेजिडेंट है, एक कंट्री का जो रहने वाला है और जो बाहर का कंट्री का रहने वाला है, उन्होंने एक पीरियड के अंदर अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। वो ट्रांजैक्शन विजिबल आइटम्स की भी हो सकती हैं, इनविजिबल की भी हो सकती हैं और कैपिटल ट्रांसफ़र की भी हो सकती हैं। ये तो सारा रिकॉर्ड रखा जाता है ना कि बाहर क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, सर्विसेज कितनी जा रही हैं, गुड्स कितने गए हैं। तो ये सारा आपके पास अंडर द हेड ऑफ बैलेंस पेमेंट आता है। इट इज़ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। डबल एंट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स के आप स्टूडेंट्स हो, अच्छी तरह आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है क्योंकि इसमें आपके पास आपके अपने कंट्री के रेजिडेंट्स और बाहर की कंट्री का रेस्ट ओवरऑल द वर्ल्ड, जो दुनिया में जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे हो उन सब का भी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जा रहा होता है। डबल एंट्री आपके पास होती है। ठीक है, when we say a country balance of payment we refers a transaction of its citizen and गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो असल में हम बात कर रहे होते हैं उस कंट्री के रहने वाले लोगों की और उस कंट्री के गवर्नमेंट की कि जी इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हैं या नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है, आगे कंटिन्यू है। The balance of payment of a country is a systematic record of all transactions between the residents of the country and rest of the world. ठीक है, अगेन वही बात आ गई। It presents a classified record of all receipts on account, exported services rendered and capital received by resident and payment made by them। अक्सर आपने देखा होगा आपके रिलेटिव जो बाहर होते हैं, किसी के फादर हों, किसी के ब्रदर हों, ठीक है, तो वो आपको पैसे भेजते हैं बाहर से। ठीक है, तो वो भी आपके पास कैपिटल ट्रांसफ़र में आते हैं। उसका भी सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमारी कंट्री में बाहर से फ़ॉरेन इनकम कितनी ज़्यादा आई है, क्योंकि फ़ॉरेन इनकम का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट बैलेंस हो जाता है, हमारी कंट्री की वर्थ जो है, हमारी करेंसी की वर्थ इंक्रीज़ होती है अगर हमारे पास दूसरी कंट्री की करेंसी हो तो। ठीक है, यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल दी हुई थी, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे क्योंकि करेंसी को सारे को पाकिस्तान की करेंसी को वही डील करता है। वही मैं बताया कि कौन सी कितने पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज तो बेसिकली वहीं से होते हैं ना, किसी भी आप बैंक से करवा लो लेकिन रिकॉर्ड सारा उनके पास ही जाएगा। इसके बेसिकली मेन फीचर्स क्या हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? एक तो इसका मेन फीचर ये है कि ये एक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी पूरी कंट्री के साथ होता है। ये नहीं कि मैं कुछ कंट्रीज़ के लिए बैन होता है, जैसे कि हम लोग इसराइल कंट्री है उसके साथ हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल अक्सर ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करती हैं। तो ये एक कंट्री और बाकी पूरी कंट्री का हिसाब किताब होता है। पहला इसका फीचर ये आपके पास आ गया। दूसरा फीचर है जी, इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। ठीक है, एज इनविजिबल के साथ हम लोग एज ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी कर लेंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं आपके पास, चाहे वो विजिबल गुड्स की हों और नॉन विजिबल इनविजिबल की हों या फिर कैपिटल ट्रांसफ़र की हों। ठीक है, इट रिलेट्स अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट। अगर आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट से आप लोग अक्सर अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए जाते हैं, तो वो आपका पूरे एक साल की आप बात कर रहे होते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपकी बात हो रही होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी जो है एट द एंड ऑफ आफ्टर 1 ईयर मेजर किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ पे इसकी सिचुएशन लाई कर रही है। ठीक है, इट अडॉप्ट्स अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये जो है डबल बुक कीपिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता, डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है कि दो साइडों पे, जैसे मतलब डबल है तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड बोथ साइड आपके पास कवर आउट हो जाएंगी। रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड वेयर पेमेंट्स आर ऑन डेबिट साइड। रिसिप्ट
जो होंगी आपके पास क्रेडिट साइड्स पे आएंगी, और जो पेमेंट्स होती हैं आपके पास डेबिट साइड पे राइट डाउन की जाती है, राइट उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया हमारे पास, ही बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम सबसे पहले हमारे पास आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज इम्पोर्ट एंड इट्स एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री में जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो चीज़ें हम मंगवा रहे हैं या जो बेच रहे हैं, दरामद बरामद में जितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। डेबिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेबिट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आएंगी जो हमने मंगवाई हैं, फॉरेन एड है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग, ठीक है, सारा हमारे पास डेबिट की एग्जांपल है। क्रेडिट में हमारे पास आएंगे एक्सपोर्ट्स हैं, फॉरेन स्पेंडिंग है, डोमेस्टिक इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं इंपोर्ट से, तो हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारा फेवरेबल है। फेवरेबल कैसे है कि एक्सपोर्ट हम बाहर ज़्यादा भेज रहे हैं और मंगवा कम रहे हैं। अच्छी बात है ना कि हम लोग अपनी कंट्री की चीज़ें, हमारी कंट्री की ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं और उनकी कम हो रही हैं, हम नहीं उनकी मंगवा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल रहेगी, इसका हमें फ़ायदा होगा। तो ये हो गया फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि अगर हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों, ठीक है, इफ़ इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स देन इट इज़ अनफेवरेबल। अगर हम बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवाएं और उनको कम दें तो ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, मतलब हम लॉस में जा रहे होंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा हमारे फेवर में नहीं रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, कि आपने बाकी दुनिया के साथ कितनी की है। लेकिन जस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में आप जस्ट उन ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में रखोगे, उनको जस्ट काउंट करोगे जो कि आपने ट्रेड की हैं, जो बाइट बेची हैं या बाइट से मंगवाई हैं, ठीक है, मतलब जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। जबकि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी ट्रांजैक्शन आई थी, ऑल द ट्रांजैक्शन जिसमें आपने पैसे लिए दिए हैं या इनविजिबल गुड्स आइटम्स की आपने ट्रांजैक्शन की है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के हम यहाँ पर डिफरेंसेस देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है। वास्ट क्यों है? क्योंकि इसमें सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में सारी ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं, जस्ट हमारे पास विजिबल गुड्स की जस्ट ट्रेड को ही हम डिस्कस करते हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है, ठीक है, तंग है, या आप कह लो शॉर्ट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, विजिबल, इनविजिबल और कैपिटल ट्रांसफ़र सारे गुड्स आ जाते हैं। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके पास जस्ट विजिबल आइटम्स आती हैं, वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप हाथ लगा सकते हो, ठीक है, जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखती हैं। थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास इट इज़ ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ, ये खुद ब खुद बैलेंस हो जाता है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में या हमारे पास फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों कंडीशंस होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास ऑल द टाइम बैलेंस ही रहेगा, ठीक है, इट खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा अगर सम टाइम नहीं भी होगा तो, ठीक है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमें खुद बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी या तो इम्पोर्ट ज़्यादा होंगी। ये खुद अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी देन ये हमारे पास बैलेंस होगा, और इसका या तो फेवरेबल बैलेंस होता है या इसका अनफेवरेबल होता है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आता है, जबकि इसमें से हम अपना बैलेंसिंग आइटम या जो एरर्स और ओमिशन होते हैं उनको हम लेस कर रहे होते हैं। जैसे लाइक हम जैसे कैश बुक और पासबुक में अपनी मिस्टेक्स जो है करेक्ट डाउन कर रहे होते हैं, या रेक्टिफिकेशन एरर की अगर हम बात करें तो। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके पास क्या होता है, नेट अर्निंग्स को आप नेट पेमेंट्स में से माइनस कर देते हो। नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, जो आपने बाहर से पैसे चीज़ें मंगवाई हैं उन पर जो आपको फ़ायदा हुआ है और जो आपने बाहर भेजी हैं उनको आप माइनस कर दोगे। जस्ट सिंपल आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा, आपको पता लग जाएगा कि जी आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड से एडवांटेज हो रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपके पास ही
फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स विच अफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉरेन टेंडर्स हैं, और फॉरेन टेंडर्स का मतलब कंडीशंस होती हैं। अगर हमें बाहर कुछ भेजना है या मंगवाना है, हमारे प्रॉपर एग्रीमेंट होते हैं, कंडीशंस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहाँ पे लाई करेगा। इसके अलावा इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो हिट करती हैं। इसके अलावा हमारे पास जी और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी या हमारे पास सीजनल इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास इफ़ेक्ट करती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे पास सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है कि हमने वो चीज़ कितने की बनाई है जी। अगर एक चीज़ मैं 100 की बना रही हूँ तो मैं बाहर डेफिनेटली वो 100 से ज़्यादा की बेचूंगी, ठीक है, कम बेचने का मुझे नुकसान है। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितने की मैंने चीज़ बनाई है वो मैटर करती है, उसको मुझे पॉइंट ऑफ व्यू में रखना होगा, ठीक है, तो वो आपके पास इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या जो चीज़ आपने बनाई है उसका रॉ मटेरियल आपकी अपनी कंट्री में था। रॉ मटेरियल मतलब खाम माल जिसको यूज़ करके आपने वो चीज़ बनाई है। अगर वो आपकी अपनी कंट्री में था तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो भी आपने किसी और से मंगवाया है और फिर खुद बना के वो चीज़ कहीं और भेज रहे हो तो फिर वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ पड़ जाएगी। तो ये भी आपके पास फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड पॉइंट आपके पास आ जाता है जी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, दो कंट्रीज़ के दरमियान का एक्सचेंज रेट, करेंसी का डिफरेंस जो है, ठीक है, तो ये भी आपके पास मैटर करता है। नेक्स्ट है प्राइजेस ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एट होम, कि आप जो अपने घर में जो मतलब अपने यहाँ पे घर से मुराद आपके होम कंट्री आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में जो चीज़ बना रहे हो, ठीक है, वो आपको कितने की पड़ रही है, ठीक है, ये भी बहुत चीज़ मैटर करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सारा रिकॉर्ड रखता है कि आपकी करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। कैसे पता लगेगा, देखो अगर आपके मुल्क से कोई चीज़ को बाहर मंगवा रहा है तो इट्स मीन उसे पाकिस्तानी करेंसी की वर्थ है, ठीक है, अगर उसने हमारे पैसे की अगर उससे हमारे पैसों की वर्थ नहीं है, कोई भी हमारे पैसों की वर्थ उसके लिए, तो वो कभी भी हमारी करेंसी को नहीं अपने कंट्री में बुलाना चाहेगा, नहीं कुछ खरीदना चाहेगा। तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से अपनी करेंसी की इंपॉर्टेंस पता लगती है। जज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कंट्री, हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस कहाँ पे है, हमारी कंट्री की कहाँ पे लाई कर रही है, कितना हमारा करेंसी का डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कंफर्म करती है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा है, हमारी कंट्री से बहुत कुछ एक्सपोर्ट होकर बाहर जा रहा है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि जी फैसलाबाद के ना ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं, तो और वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं, कहते हैं वो मतलब कि इस कदर हाई क्वालिटी है वो कि वो उसको कहीं और दिया नहीं जाता। पाकिस्तान में भी वो खाने को बहुत कम मिलेंगे आपको, उसको सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास ही वर्थ ही गुड मौजूद हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपके पास ही बैलेंस ऑफ फॉर्म जो है इसका ट्रेंड जो है इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज ट्रेड का हमें पता लगता है। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसीज़ का शिफ्ट हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी को आइडेंटिफाई करता है। सेम सिमिलर पॉइंट्स हैं हमारे पास तकरीबन। अच्छा जी, अब जनरल रूल इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंटिंग में क्या आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे आता है ये, ठीक है। और दूसरा आपके पास है जी अगर इसका डेबिट साइड पे होगा तो करंट रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट हम कहेंगे कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटमेंट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्टेटमेंट है उसके कंपोनेंट्स हमारे पास करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, एरर एंड ओमिशन अकाउंट। करंट अकाउंट हमारे पास क्या होता है जी, करंट अकाउंट हमारे पास आप बिज़नेस के स्टूडेंट जो आपको बल्कि बहुत अच्छी तरह पता होगा, अगर हम क्लास में होते तो मैं सारे पॉइंट्स आपसे ही पूछती, पर आप लोग कह रहे होंगे अच्छा हुआ क्लास में नहीं है, बच्चे तो हो गई है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भूल चुका होगा। अच्छा ये करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट वो है जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक अकाउंट बैंक में खोला जाता है, ठीक है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, आप जब चाहो डिपॉजिट करवा सकते हो, जब चाहो आप अपने जो है कैश विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है।
इसमें आपके पास अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की, विजिबल इनविजिबल गुड्स दोनों की ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू हो सकती है। और इसमें हम सरप्लस और डेफिसिट भी करंट अकाउंट में देख सकते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आपके पास ही हमें डिविडेंड्स का पता लग सकता है, और हमारे पास जितने गुड्स मर्चेंडाइज हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड। बैलेंस टाइप्स ऑफ बैलेंस में हमारे पास ट्रेड बैलेंस में मर्चेंडाइज गुड्स आते हैं और सर्विसेज आती हैं। मर्चेंडाइज गुड्स जो होंगे उनमें हमारे पास एक्सपोर्ट हम कर रहे होंगे, इंपोर्ट कर रहे होंगे गुड्स की। सर्विसेज के बाद में जब सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही होंगी। इनकम बैलेंस में इनकम का लेन देन, जो हमने एसेट्स बाहर बेचे हैं या एसेट्स मंगवाए हैं, या कोई सी एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज बाहर प्रोवाइड की हैं, कोई अगर इवन स्कॉलरशिप पे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से स्कॉलरशिप पे भी गया है तो उसको भी हम लोग काउंट डाउन करते हैं कि जी ये किस हेड के अंदर आता है। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो हमें गिफ्ट्स बाहर की कंट्री से मिलते हैं, जैसे लाइक स्कॉलरशिप हमें मिल गई, ठीक है, गिफ्ट्स मिल गए, या हमें जस्ट लाइक बाहर से कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर आया तो उसने हमें कोई गिफ्ट दिया, तो उन सबको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपनी फॉरेन कंट्री से हमें जो मिल रहा होता है गिफ्ट, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात आ गई तो कैपिटल अकाउंट हमारे पास पैसे से लेन देन जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम डिफरेंस देख सकते हैं अपना रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का, कि हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। हम लैंडिंग देख सकते हैं, हमने कितने पैसे बोरो करने हैं, कितने हमने लैंड किए हैं, जैसे कि IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे हमने कर्ज़ा लिया हुआ है, ठीक है, और कर्ज़ा तो हमने लिया हुआ है, उसके अलावा अब हमें वो कर्ज़ा देना है। ये सारा जो रिकॉर्ड है कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है कि हमारे मुल्क में कितना पैसा आ रहा है, कितना हम साथ साथ अपना उधार जो है वो पे कर रहे हैं। कितना जो है हम उधार अपना साथ साथ पे कर रहे हैं, सारा जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है। कैपिटल अकाउंट भी हमें सरप्लस और डेफिसिट का बता देता है। सरप्लस बैलेंस कौन सा हमारे पास होता है? सरप्लस बैलेंस, इसमें हमारी इनकम जो है हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, और डेफिसिट बैलेंस जो होता है उसका वाइस वर्सा होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है और एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास होती है। रिजर्व अकाउंट कौन सा होता है? रिजर्व अकाउंट जो है हमारे पास IMF का नाम मैंने भी लिया, आपके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो हम लोगों ने रिज़र्व रखवाया होता है अपना स्टेट बैंक की। अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक के पास भी हमने कुछ अमाउंट ना रिज़र्व में रखवाई होती है, खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा वक्त आ जाए तो हम लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकें, या स्टेट बैंक जब हमें करेंसी इशू करता है तो वो रिज़र्व में कुछ ना कुछ अमाउंट रखता है। एरर और ओमिशन, एरर कहते हैं गलतियों को, ओमिशन कहते हैं भूल जाने को, ठीक है। डेफिनेटली जब हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ भूल भी सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है। इसमें कहीं भी मैं लिखा जी कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, हम आलम फाजिल नहीं हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जब आपको कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई एरर हो सकता है, तो सारा आपके पास किसके हेड के अंदर आएगा? एरर और ओमिशन के। The entries under this head relate mainly to lags and lags in reporting of transaction. It is of balancing entry and is needed to offset the ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड कंपोनेंट्स। अगर ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड अगर कोई चीज़ ज़्यादा लिख दी गई है या कोई चीज़ कम लिख दी गई है, उसको आप बैलेंस कर सकते हो, या आप कोई चीज़ भूल गए हो तो आप उसको एंटर कर सकते हो। ये आपके पास एक अकाउंट का हेड है। अब रिसिप्ट क्या है? ठीक है, रिसिप्ट आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्रेडिटर्स के, और पेमेंट जो आपने देनी है वो डेबिट के, ठीक है। पेमेंट आपको किसने करनी है? बाहर की कंट्रीज ने जिनको आपने चीज़ें भेजी हैं, ठीक है। अब रिसिप्ट के हेड के अंदर आपके पास आता है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो आपने बाहर भेजे हैं, जबकि पेमेंट में आता है इंपोर्ट ऑफ गुड। देखो जब आपने चीज़ मंगवाई है तो आपने उनको पेमेंट की है। ट्रेड के हेड में आता है कि आप कुछ बाहर भेज रहे हो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, अनलिमिटेड रिसिप्ट, वहाँ पर आपके पास पेमेंट होता जाएगा। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है, इसकी भी शॉर्ट टर्म लैंडिंग होती है। बोरिंग मतलब लेते हो आप, लैंडिंग मतलब देते हो। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है, वहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म आपके पास लैंडिंग होती है। इवन अगर हम और अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में चेंज इन रिजर्व हमारे पॉजिटिव में होते हैं, और यहाँ पे चेंज इन रिजर्व जो होते हैं नेगेटिव में होते हैं। टोटल रिसिप्ट्स हमारे पास टोटल पेमेंट्स के इक्वल ही होती हैं।
अब मार्केट में जो डिसइक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं कि तवाज़ुन ना रहना, ठीक है, कोई भी चीज़ बैलेंस ना रहना। तो अभी हम जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल हो जाती है, और अगर ये डिसइक्विलिब्रियम में कब जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में कब आएगा। इक्विलिब्रियम में तो तब होगा जब उसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड के बराबर होगी, ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड कब इक्वल होगा, जब उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास कब बराबर होगा, जब क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड और डेबिट साइड बराबर होंगी जी। और अगर हम बात करें डिसइक्विलिब्रियम, तो डिसइक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकता है, या तो वो सरप्लस हो जाएगा या डेफिसिट हो जाएगा। मतलब या तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज़्यादा या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ज़्यादा होता है तो इट्स मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू डेबिट साइड, मतलब सरप्लस हो गया है। और सरप्लस में क्या होता है, टोटल रिसिप्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू टोटल पेमेंट्स। अभी हमने बात की थी कि रिसिप्ट्स जो हैं क्रेडिट, और हमारे पास जो पेमेंट्स होती हैं वो डेबिट अकाउंट के हेड में आती हैं। तो यहाँ पर सेम वही बात हो रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी रिसिप्ट ज़्यादा हो गई हैं पेमेंट्स, हमारी रिसिप्ट ज़्यादा हो गई हैं हमारी पेमेंट से। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट ज़्यादा हो गया है डेबिट से। दूसरे हेड में देखेंगे हम लोग डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी। अब कमी को हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी टोटल पेमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं हमारी रिसिप्ट से, या फिर हम कह सकते हैं कि क्रेडिट जो है ज़्यादा हो गया डेबिट से। इन दोनों केसेस में हमारे पास जो सिचुएशन आएगी वो डेफिसिट की होगी। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो डेफिसिट कर जाएगा। और डेफिसिट कब करेगा, जब क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा डेबिट से और पेमेंट ज़्यादा हो जाएंगी रिसिप्ट से। नेक्स्ट, अब कॉजेज़ क्या क्या है हमारे पास। कॉजेज़ जो हैं क्या डिसइक्विलिब्रियम में हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आता है, इस कॉजेज़ को हम जनरली देख लेते हैं। मेजर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ टाइम है हमारे पास और ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाए तो उसको अपलोड करने में बहुत इशू होता है। तो आई होप कि मुझे पता है, बल्कि आइडिया है कि आप लोगों को भी काफ़ी इशू होता होगा ऐसे लेक्चर लेने में। पर बेटा क्या करें, सबके साथ हैं, ठीक है। तो हमें इसको ऐसे मैनेज करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मुलाकात हुई, मौका रहा तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को कवर आउट करेंगे। अच्छा जी, कॉजेज़ हम देख लेते हैं। क्या कॉजेज़ है, क्या वजूहत बनती हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इक्वल नहीं रहता। क्या वजूहत होती हैं क्रेडिट और डेबिट इक्वल नहीं रहता। सबसे पहले इसकी रीज़न जो है हमारे पास साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस है। इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, ठीक है। शॉर्टफॉल हो जाता है एक्सपोर्ट्स में, हम लोग बाहर से चीज़ें नहीं मंगवा पाते जबकि हम बेच ज़्यादा रहे होते हैं। और इकनॉमिक डेवलपमेंट का इशू आ जाता है। कुछ कंट्रीज़ हमें देना नहीं पसंद करती, हो जाती हैं कि ये क्यों अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें। या फिर हमारी अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें बाहर खुद से हमें चीज़ें नहीं मंगवा पाते, हमें बाहर से ज़्यादा मंगवानी पड़ती हैं। और जब हमें ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ेंगी तो हमारी पेमेंट ज़्यादा हो जाएंगी ना रिसिप्ट से। स्ट्रक्चर चेंज आ जाता है, नेचुरल क्लाइमेट का इशू आ जाता है। नेचुरल क्लाइमेट जैसे लाइक मौसम का आपके पास इशू हो गया कि कोई डिज़ास्टर, जैसे अब कोरोना की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा गिर गया क्योंकि ना तो हमने कुछ एक्सपोर्ट किया है ना इंपोर्ट किया, बल्कि एक्सपोर्ट से फिर भी कुछ चीज़ें कर ली होंगी हमने। और इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट का इशू आपके पास अराइज हो सकता है। ये आपके पास मेजर सारी कॉजेज़ हैं कि आपके पास आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में कैसे आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट इज़ लेंथी वन। और इसके अलावा फिर हमको एक आधा कुछ छोटा सा टॉपिक कवर कर लेंगे। और आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेसिकली आप लोगों ने मेन डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। मेन डिफरेंस आपके पास क्या है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होती है वो ऑल ट्रांजेक्शन्स होती है, हर चीज़ को इंक्लूड कर रही होती है, वो चाहे विजिबल हो, इनविजिबल हो या कैपिटल ट्रांसफ़र हो। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके पास सिर्फ
जो है विजिबल आइटम्स हैं उनके ट्रेड की बात की जा रही होती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ पे बैलेंस होता है? जहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस हो, और वो खुद ब खुद बैलेंस नहीं होता, सम टाइम फेवरेबल होता है, सम टाइम अनफेवरेबल होता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इटसेल्फ जो है बैलेंस हो जाता है। और इसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें पता लगता है कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है, या तो रिसिप्ट पेमेंट से या फिर हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से इसका पता लग जाता है। आज का लेक्चर यहीं पे है, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।